किसान उत्पादक संगठन मतलब एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि चर्चा कर रहे हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बन जाने से सारे किसानों का संगठन होगा और संगठन के साथ में उनकी उन्नति होगी। तो उन्नति होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आपके पास में जो उत्पाद है, अभी हम बात कर रहे हैं जैविक उत्पाद की, पर जैविक उत्पाद हम व्यक्तिगत तरीके से भी बेच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत तरीके से बेचते हुए हम इसको संगठित यदि करते हैं तो संगठन में ज्यादा माल इकट्ठा होगा और ज्यादा व्यापारी को हम आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम माल बेच रहे हैं किसी एक्स प्राइस पे, मान लीजिए किसी का माल का कीमत 10 रुपए, हम जिसको या तो समिति में बेच रहे हैं या तो हम किसी व्यापारी को बेच रहे हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत बेच रहे हैं इसलिए उसका ये रेट है। पर यदि हम उसको इकट्ठा करते हैं, जैसे अभी 50 लोग होंगे, 10-10 किलो यदि इकट्ठा किए तो 500 किलो हो जाता है, और क्विंटल की बात की तो 500 क्विंटल। तो 500 क्विंटल का खरीदार एक बड़ा व्यापारी होगा, और बड़ा व्यापारी होगा तो उससे हम आप मोल भाव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, मोल भाव करेंगे तो उसका रेट अच्छा मिलेगा और किसान के घर से वो माल उठ सकेगा। तो दोनों फायदे हुए, व्यापारी को एक जगह माल मिल गया और आपका माल आपके घर से उठ गया, ठीक है। तो आपको संगठन बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले कि जितने भी लोग आप लोग आपस में संगठन बनाने जा रहे हैं तो उसकी एक कार्यकारिणी समिति कमेटी बनेगी। कार्यकारिणी कमेटी मतलब कि 10 लोगों का कम से कम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो लोग होंगे जो लोग आगे कंपनी को चलाने के लिए सक्षम बने या जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो। तो इस तरह करके 10 लोग कम से कम चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है, जैसे आपकी संख्या है। तो जैसा कि आप लोग के अपने पहले से कुछ ग्रुप बने हुए हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम या जो समूह बने हुए हैं, तो समूह में पहले से किसान है, उनके आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपका ये बोर्ड लगभग तैयार हो रहा है। तो आपके जैसे बोर्ड में अभी 12-13 लोग आप लोगों ने प्लान किया, तो इस तरह करके ये बोर्ड बनेगा। अब इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको आरओसी किसी सीए के माध्यम से इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे सबका आधार कार्ड, फोटो, एड्रेस प्रूफ और आपका खसरा। खसरा महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके साथ कृषक है, ये उससे प्रूफ होगा, ठीक है। पैन कार्ड, इसके साथ साथ पैन कार्ड जरूरी है। ज्यादातर लोगों के सभी के डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। तो अभी जो भारत सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो क्या बोलना चाहिए तैयारी है, जो प्लानिंग है कि जगह जगह पे एफपीओ बनने हैं, तो एफपीओ आप लोग बनाते हैं तो उसके बहुत सारे आपको फायदे, जो आप लोगों से बहुत देर से डिस्कशन हो रहा है, ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। मुख्य बात उसकी 2-3 चीजों पे फोकस करना चाहूंगा। पहला कि हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी होगी, जो बोर्ड के लोग होंगे उनकी अपनी एक जिम्मेदारी होगी कि उनको किसानों को कैसे संगठित करना है। तो इसकी समय समय पे बैठक होगी, आपके स्तर पे बैठक होगी और बोर्ड की अलग बैठक होगी। दूसरी, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके कृषकों के पास में किस किस चीजों का उत्पादन हो रहा है। तीसरा, बाजार ढूंढना कि जो आपको उत्पादन है वो उत्पाद को किस जगह पे बेच सके, यानी खरीदारों को हमें अपने पास लाना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए आपको बैठक करते जाएंगे और जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आप काम क्या क्या कर सकते हैं। काम तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने काम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने काम, मतलब खरीदी की बात कर रहा हूं, बिक्री की भी बात कर रहा हूं। बिक्री मतलब आप जब यदि मान लीजिए आप अकेले कोई मशीनरी खरीदने जाते हैं, कोई मोटर खरीदने जाते हैं, उसकी कीमत कुछ 10-20 हजार होती है जो भी, और यदि आप वही मोटर 10 इकट्ठा उठाएंगे तो उसकी कीमत शायद 20 हजार से कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि जिस डीलर से आप खरीदेंगे या हो सकता है कंपनी से आप डायरेक्ट खरीद लें, तो उसका कीमत कम पड़ जाएगा और वो आप अपने जो कृषक है उन सब में बांट सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। ऐसे इनपुट की बात करें, बीज की बात करें, और भी आदान, जैसे कोई बायो फर्टिलाइजर,
बायोपेस्टिसाइड या कुछ और भी चीज़ें खरीदनी है, खरीदी बिक्री। तीसरा काम आप ये करेंगे कि आपकी कंपनी का, जैसे अभी आपने माल इकट्ठा किया, और आपने कच्चा माल ही किसी को बेच रहे हैं, ठीक है। कल के दिन आप और ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छुक हैं तो आप किसी फैक्ट्री के रूप में बदल सकते हैं। फैक्ट्री के रूप में मतलब धान अभी इकट्ठा कर रहे हैं, धान का चावल बना सकते हैं ना, तो राइस मिल लगा सकते हैं। अब राइस मिल लगाना है तो इसमें बड़ी लागत लगेगी, तो बड़ी लागत लगाने के लिए आपके किसान की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। हो सकता है भी आज 50 है, कल 500 होगी, कल के दिन 5000 होगी और 10,000 भी होगी, 5,000 भी, 15,000 भी होगी। तो इस तरह करके वो सब लोग आपस में पैसे इकट्ठा करेंगे। उसकी पैसा इकट्ठा करने का तरीका होता है, उसमें शेयर बढ़ते हैं, शेयर होता है, शेयर होल्डिंग, मतलब कि किसका कितना अपना शेयर ले रहा है, कितना उसकी कीमत है। सपोज करें कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में कोई मेंबर को आप जोड़ना चाह रहे हैं, तो किसी कृषक को जो अभी नहीं है, तो उसको आप कुछ कीमत देकर आप उससे सदस्यता ले सकते हैं। तो ऐसे 100 या 200 रुपए इकट्ठा करके लाखों रुपए हो जाते हैं। यदि आपके पास किसी फैक्ट्री या किसी मशीनरी को लगाने के लिए 20 लाख की जरूरत है और आपके पास 10 लाख इकट्ठा हो गए, तो 10 लाख आप कहीं गवर्नमेंट से लोन भी ले सकते हैं, जो एक किफायती दर पे मिलेगा। वो हो सकता है कई बार सब्सिडी वाली भी योजनाएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये काम हो गया। तीसरा, और भी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, फिर बड़ा पैसा चाहिए, तो आप लोग फिर पैसा इकट्ठा फंडिंग कर सकते हैं और बैंक से लोन लेके काम कर सकते हैं। तो इस तरह करके कंपनी का एक मूल रूप है जो हमने काफी देर से डिस्कस किया। और इसमें गवर्नमेंट की कुछ और भी योजना है कि गवर्नमेंट आपके एफपीओ को चलाने के लिए कुछ पैसे का प्रावधान है। तो वो पैसे का प्रावधान कुछ अभी क्लियर नहीं है कि किस संस्था के माध्यम से कैसे मिलेगा, लेकिन जैसे क्लियर होता है तो इसमें ये प्रावधान है कि आपकी कंपनी के किसान सारे बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो कृषक होंगे, लेकिन इसके लिखा पढ़ी करने के लिए किसी एक ग्रेजुएट या पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो उसको आपको सैलरी देनी पड़ेगी, एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इस सब के लिए भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सुनिश्चित है, तो वो पैसा भी आपको गवर्नमेंट से मिल सकेगा, लेकिन नियम शर्तों के साथ में। इस तरह करके आपकी कंपनी को चलाने के लिए ये जो बायलॉज है, इसमें सारी चीज अपन डिस्कस कर सकते हैं। ये सारा तरीका है। तो इसमें अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो हो गई कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसका नामाकरण करना पड़ता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले उसके 2-3 नाम देने पड़ते हैं कि उसमें से जो भी नाम सिलेक्ट हो जाए वो नाम से कंपनी रजिस्टर्ड होगी। और कंपनी जैसे नाम सिलेक्ट हो गया, नाम सिलेक्ट करने के साथ साथ जितने डायरेक्टर हैं सबके डॉक्यूमेंट बने इकट्ठा हुए, तो इनका DIN नंबर बनेगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो डिजिटल बनेगा, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके बदौलत आप एक रजिस्टर्ड व्यक्ति कहला जाएंगे। और रजिस्टर्ड व्यक्ति बनने के बाद में आपके जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वही कंपनी के कर्ता धर्ता होंगे। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी काम करना है, जो भी फैसले होंगे वो सबकी सहमति से होंगे, ठीक है। फिर इसमें हर साल एक MD नियुक्त किया जाता है। MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। आप 12 में से कोई एक व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, जो आपके कंपनी के CEO के साथ, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ लेन देन करने का हिसाब किताब उनकी जिम्मेदारी होगी साल भर। फिर अगले साल चेंज करके दूसरे को, ताकि सबका मौका अल्टरनेट पे आता रहे। तो अब उसमें MD की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि कंपनी की बैठक, कंपनी का जो डिसीजन है वो गलत ना हो, सारे डायरेक्टर को साथ में लेके काम करना है, वो एक प्रतिनिधित्व का काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया दो बात। तीसरी बात यह है कि जब भी कंपनी में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो आपस में आप लोग ही सॉल्व करेंगे, कोई तीसरा व्यक्ति इसको सॉल्व करने नहीं आएगा, ना ही कोई ऑथराइज होगा, ठीक है। इसके लिए आपको हर 3 महीने में आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हो जाए तो बेहतर होगा। साल में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक मस्ट कंपलसरी, जिसमें सभी का उपस्थित होना अनिवार्य है,
यदि एक भी व्यक्ति अनुपस्थित रहा तो वो गलत बात है। और जब भी आपकी बैठक होगी, त्रैमासिक बैठक या छमाही बैठक या वार्षिक बैठक, जो भी डायरेक्टर इसमें अनुपस्थित रहा तो उसको नोटिस जारी करने का भी पावर एमडी को होगा। तो ये कंपनी का काम करने का तरीका फिर प्रोफेशनल हो जाएगा। प्रोफेशनल होगा तो इसके फिर जो आपने ऑपरेटर रखे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट रखेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देने होंगे, सीईओ को पैसे देने होंगे। तो इसमें कंपनी का आना जाना भी चालू हो, आवक जावक रहेगा तो कंपनी चल पाएगी, है ना। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि खरीदी बिक्री ये सब करते जाएंगे तो एक दूसरे किसान का फायदा बढ़ेगा, किसान की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। और वो किसान जिसका कोई फायदा नहीं होगा तो आपकी कंपनी के साथ कभी जुड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन यदि फायदा होगा और जो आपके साथ आज नहीं जुड़ा वो कल डेफिनेटली जुड़ जाएगा। फिर इसमें एक जो शेयर होल्डिंग की जो मैंने बात किया कि शेयर होल्डिंग में क्या होगा, साल भर का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, बैलेंस शीट होगी कि कितना आवक हुआ, कितना जावक हुआ और नेट प्रॉफिट कितना हुआ। समझ लें कि 20 लाख का बिजनेस हुआ, 20 लाख में 2.5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट मतलब कुल आय जो हुई तो वो 2.5 लाख रुपए किसको बटेंगे, सारे खर्चे काट के जो प्रॉफिट हुआ उसकी बात कर रहा हूं। तो उस 2.5 लाख का जो डिवीजन है, मतलब उसका विभाजन, जिसने जितना शेयर लिया है, आप लोग के भी शेयर होंगे, कोई 2000 का शेयर लेगा, कोई 10,000 का शेयर लेगा या सबके बराबर होंगे, वो आप लोग डिसाइड करेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें उस शेयर के हिसाब से 2.5 लाख का जो लाभांश है उस सब में बांटा जाएगा। जिसका ज्यादा शेयर होगा उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, जिसका कम शेयर होगा उसको कम फायदा मिलेगा। क्लियर है? जी। लेकिन जो इसमें एक्टिवली काम करेगा, लाभांश अलग बात है, खर्चे अलग बात है। खर्चे का मतलब जो डायरेक्टर या जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, कोई पोस्ट तो है नहीं, सैलरी है नहीं, तो उसका जो पेट्रोल का खर्चा, आने जाने का खर्चा या कहीं ट्रैवल कर रहा है उसका खर्चा वो कंपनी बियर करेगी। कंपनी बियर करेगी मतलब कंपनी के खाते से ही उसको पैसा दिया जाएगा। वो अपनी जेब से पैसे, यदि कंपनी के लिए काम कर रहा है और ये बोर्ड के लोग सहमत है तब। सहमति की बात जरूरी है, हर बार सहमति सबसे ज्यादा जरूरी है। और कोई भी लेन देन ओरली यानी मौखिक नहीं होगा। 1 रुपए का भी लेन देन या कोई भी डिसीजन पेपर में लिखित होगा जिसमें सभी के साइन जरूरी है। तो इसमें ऐसा ना हो कि 12 लोग 12 गांव से हैं तो यदि एक की वजह से कहीं काम रुक रहा हो तो ऐसा ना हो। जब कोई डिसीजन हो, इसीलिए बीच बीच में बैठक जब होगी तो उसमें आप त्रैमासिक बैठक कर लें तो बेहतर होगा। वैसे तो कई बार आपको मंथली बैठक भी करनी पड़ सकती है क्योंकि आपको डिसीजन लेना है, कोई बड़ा फैसला करना है, तो सब लोग बैठ के फैसला करेंगे ताकि कल के दिन कोई किसी के ऊपर उंगली ना उठा सके। सुचारू रूप से चलाने का यही सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि लिखित में सारी चीज रहेगी। क्योंकि बीच में करेगा सर तो कैसा कुछ लफड़ा बीच में करेगा तो किस तरह का, किस तरह का लफड़ा? अरे हाँ भी जैसे कोई कर दे नहीं, आप क्लियर बताइए किस तरह का। जैसे हम सब लोग हैं, उनके बीच में जैसे कोई काम नहीं कर रहा या कि कोई बेईमानी में आ रहा है तो उसको ये डिसीजन लेने के लिए पंच परमेश्वर तैनात है। उसके लिए क्या पंच परमेश्वर मतलब एक बार उसको हिदायत दी जाएगी, दूसरी बार उसको नोटिस दिया जाएगा, तीसरी बार उसके ऊपर एफआईआर की जा सकती है। जी यही तरीका है। और मुझे लगता है जब सामंजस्य रहेगा तो ऐसा कुछ होगा ही, पर हो सकता है, अच्छी बात हो सकता है। तो इसका तरीका ये है और ये नियम और शर्त सब पे लागू होती है, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो सदस्य हो या चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो या चाहे उसका एम्प्लॉय सीईओ क्यों ना हो जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है। बिल्कुल, जब पैसा आता है तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ये बात पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो उसका सीधा सा हिसाब किताब है कि आप उसको लिखित में लिखिए कि हम फला फला चीज के लिए इतना पैसा इकट्ठा हुआ, फला फला चीज का हमारा निर्णय हुआ है सब सम्मति से और उसके सिग्नेचर है। और हो सके तो सबके पास में वो कॉपियां होंगी तो कोई झंझट की बात नहीं होगी। और ये जो आप रिकॉर्ड करेंगे
ये सारे रिकॉर्ड हर साल आपको आरओसी भी जमा करने पड़ेंगे, जिसमें आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा करेगा। इसी बात का वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसा लेगा। कैसे होगा? किसका? चार्टर्ड अकाउंटेंट सीओ का? नहीं, सीओ का हाँ बता देता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो जैसे अभी जिससे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसको भी रख सकते हैं, या आपकी इच्छा अनुसार आपके नजदीक का कोई उसको भी रख सकते हैं, है ना, जो इसका हिसाब किताब रख सके। सीओ का जो चयन किया जाएगा वो कम से कम ग्रेजुएट हो, जो चीजों को समझ सके और सबकी सहमति जिस पे हो, तो उसको सीओ रखा जाएगा। उसका चयन उन्हीं से होगा? हर कार्ड में? नहीं, ये बात क्लियर करना जरूरी है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो सीओ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको लाभांश का फायदा मिलेगा। जो शेयर लिया ना, आपको समझ लीजिए आपकी कंपनी अभी बन रही है, 12 लोग हैं और सभी लोग चाह रहे हैं कि कंपनी का बनते समय लिखना पड़ता है कि हमारी कंपनी की वैल्यू कितनी होगी। हो सकता है अभी 12 लोग हैं, सबने बोला कि हम 1-1 लाख रुपए का इकट्ठा करेंगे, कुछ हम देंगे और कुछ हम किसानों से इकट्ठा करेंगे, तो ऐसे 12 लाख हो गया। तो कंपनी की कीमत कितनी हो गई? 12 लाख हो गई। उस 12 लाख के हिसाब से धंधा आगे बढ़ेगा। जब धंधा आगे बढ़ेगा उसमें प्लस माइनस कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, फिर वो आपका कितना, आपका शेयर 1 लाख का है तो 1 लाख के शेयर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा लाभांश का। लेकिन सीओ एम्प्लॉय है इसलिए उसको शेयर नहीं मिलेगा, और जो शेयर ले रहा है तो वो सीओ नहीं हो सकता। दो अलग अलग बात है। सीओ शेयर नहीं ले सकता है, मतलब डायरेक्टर नहीं बन सकता है, और जो डायरेक्टर है वो सीओ नहीं बन सकता। तो ये बात आप लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ये आप लोग के मतलब कंपनी के बन के और संचालित करने का एक तरीका है। चार्टर्ड अकाउंटेंट में नहीं बन सकता? चार्टर्ड अकाउंटेंट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की तो अलग डिग्री है ना, वो उसका अलग डिग्री अलग है, लेकिन कॉमर्स वाला जरूर मिल जाए।